आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी को लेकर आया हूँ जिसे पूरी सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनिया शेख मर्डर केस के बारे में। इस केस की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो इस वीडियो को अभी बंद करके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस कहानी को सुनने के बाद दर्द आपको भी होगा। 2021 की इस घटना ने पूरे मुंबई को दहला कर रख दिया था। इस घटना को इतनी क्रूरता और परफेक्ट प्लानिंग से अंजाम दिया गया था कि पुलिस को भी 14 महीने लग गए थे इस केस को सॉल्व करने में। तो आखिर इस केस की सच्चाई क्या है, सानिया शेख के साथ क्या हुआ और पुलिस ने इस केस को कैसे सॉल्व किया, मैं इन सारी वाकया को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इस कहानी की स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह रियल घटनाओं पर घटित क्राइम की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 जुलाई 2021 से। 26 जुलाई को जब कुछ लोग मुंबई के वसई के बोरगांव बीच से गुजर रहे थे, तब उनकी नजर एक बड़े से सूटकेस पर पड़ती है। अब जल्दी से सूटकेस की जानकारी वसई पुलिस स्टेशन में दी जाती है। अब पुलिस तुरंत यहाँ पहुंचती है और इस सूटकेस की अच्छे से जानकारी लेती है। सूटकेस के अंदर से पुलिस वालों को एक महिला की हेडलेस डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी काफी हद तक डिकम्पोज भी हो गई थी। अब लाश का सर गायब था, तो पुलिस वाले इस डेथ बॉडी का पहचान नहीं कर पाते हैं। डेड बॉडी के पास कोई ऐसी दूसरी चीज भी नहीं मिलती है जिसे इस बॉडी की पहचान हो सके। फिर भी पुलिस वाले हेडलेस बॉडी की तस्वीर को लेकर आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को कहीं से भी कोई कुल्लू नहीं मिलते हैं। अब पहचान न होने की वजह से पोस्टमार्टम होने के बाद इस बॉडी की पुलिस के द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि भविष्य में इस केस की जांच के लिए इसकी डीएनए सैंपल को सुरक्षित रख लिया जाता है। वसई पुलिस इस केस को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहते थे। इस केस की जांच के लिए 4 अलग अलग पुलिस की टीम बनाई जाती है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में करीबन 200 बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, जिसमें सूटकेस से जुड़ी उस लड़की की सारी जानकारियां पब्लिश की जाती है, ताकि किसी भी तरीके से उस लड़की की पहचान हो सके और उस लड़की के कातिल तक पहुंचा जा सके। मगर कहीं से भी कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अब इसी तरह साल भर गुजर जाते हैं और पुलिस वालों के हाथ अब भी खाली ही रहते हैं। अब इस सूटकेस के मिले 13 महीने से अधिक का समय हो चुका था। 29 अगस्त 2022 को मुंबई के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कर्नाटक से बेलगांव से जावेद अली आते हैं और वो थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं कि मेरी भतीजी सानिया शेख पिछले 1 साल से गायब है। जावेद अली के बयान के मुताबिक सानिया के 3 साल के जन्म के बाद ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। यह बहुत कम उम्र में ही अनाथ हो गई थी, इसलिए उसके चाचा जावेद अली ने अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और फिर उसकी शादी 2017 में बड़े ही धूमधाम से नाला सोपारा के रश्मि रीजेंसी अपार्टमेंट में रहने वाले आसिफ शेख नाम की एक व्यक्ति से की थी। जावेद अली के बयान के मुताबिक शादी के बाद दोनों पति पत्नी 2 BHK फ्लैट में रहते थे। इस परिवार में सानिया और आसिफ के अलावा आसिफ के माता पिता और इसका भाई भी रहता था। पुलिस वालों को सानिया के अंकल बताते हैं कि उन्होंने आखिरी बार सानिया से 8 जुलाई 2021 को बात की थी। उसी दिन सानिया की दादी का देहांत हुआ था। जावेद अली के बयान के मुताबिक उन्होंने सानिया से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर आसिफ अली ने उसे बात नहीं कराई। एक समय पर तो आसिफ ने फोन उठाना तक बंद कर दिया। जावेद अली पुलिस को बताते हैं कि हमने उनकी मां के फोन पर भी कॉल किया, मगर वहां से कोई जवाब नहीं मिला। सानिया मूल रूप से कर्नाटक के बेलगांव की रहने वाली थी। 2021 में कोरोना के प्रकोप से जबरदस्त पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। जब सानिया से बात नहीं होती है तो सानिया के परिवार वाले बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं। तब वो मुंबई आकर सानिया से मिलने का प्लान बनाते हैं, मगर लॉकडाउन की वजह से वो कर्नाटक से मुंबई आकर उसे नहीं मिल पाते हैं और इस तरह से 1 साल का समय बीत जाता है। 1 साल के बाद जब सानिया के रिश्तेदार वाले उसके पुराना एड्रेस नाला सोपारा के उस बिल्डिंग में जाते हैं, तो उन्हें वहां से जानकारी मिलती है कि आसिफ के परिवार वाले वो अपना घर 2021 के अक्टूबर महीने में किसी और को बेच दिया और वो लोग वहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। कुछ पड़ोसी से सानिया के रिश्तेदार को जानकारी मिलती है कि घर बेचने के बाद उन लोगों ने बताया था कि हम लोग किसी दूसरे अपार्टमेंट में रहने जा रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर सानिया के रिश्तेदार जब दूसरे पत्ते पर जाते हैं तो यहाँ जानकारी मिलती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं रहता। फिर ये लोग आसिफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर आसिफ उनसे बात ही नहीं करता। किसी तरह से सानिया के अंकल आसिफ की मां से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और वह इतना पता लगा लेते हैं कि ये लोग मुंब्रा किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद जब ये लोग मुंब्रा वाले पता पर जाते हैं तो आसिफ के माता पिता इन्हें घर के अंदर नहीं जाने देते, रोक देते हैं।
यहाँ पर सानिया और आसिफ की 3 साल की बेटी अमायरा जरूर दिखाई देती है, मगर सानिया यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आती। सानिया के बारे में जब आसिफ के माता पिता से पूछा जाता है तो वह बताते हैं कि सानिया 1 साल पहले ही वह अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। सबूत के तौर पर आसिफ सानिया के रिश्तेदारों को एक लेटर भी दिखाता है जो सानिया द्वारा खुद लिखी गई थी। आसिफ बताता है कि खुद यह चिट्ठी सानिया ने लिखी है, जिसमें वो साफ लिखी है कि मैं अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस घर छोड़कर जा रही हूँ। आसिफ के बातों पर सानिया के रिश्तेदारों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वह मुंब्रा पुलिस स्टेशन आकर सानिया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। अब लड़की गायब होने से पहले नाला सोपारा इलाके में रहती थी, इसलिए मुंब्रा पुलिस सानिया के रिश्तेदारों को सलाह देते हैं कि आप नाला सोपारा पुलिस स्टेशन जाकर ही सानिया के मिसिंग कंप्लेंट लिखवाए। अब मुंब्रा पुलिस की मदद से सानिया शेख की मिसिंग कंप्लेंट को दर्ज कर लिया जाता है। अब रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस वाले सानिया शेख के रिश्तेदार वालों को आज से 1 साल पहले मिली सूटकेस वाले तस्वीर को दिखाते हैं। अब इसका सर नहीं था, मगर फिर भी तस्वीर को देखकर सानिया के रिश्तेदार वाले इसकी पहचान कपड़ों के आधार पर सानिया शेख की लाश के तौर पर करते हैं। कुछ दूसरे रिश्तेदार भी इस तस्वीर को देखकर सानिया शेख ही बताते हैं, ये तो सानिया शेख है। सानिया की पहचान होने के बाद पुलिस वाले तुरंत आसिफ और उसके माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। इन्हें भी यह तस्वीर दिखाई जाती है, मगर ये लोग सानिया को पहचानने से इनकार कर देते हैं। आसिफ पुलिस वालों को सानिया की घर छोड़कर भाग जाने वाली बॉयफ्रेंड वाली कहानी भी बताता है। सानिया के द्वारा लिखा गया लेटर भी पुलिस को दिखाता है। पुलिस वालों को शक तो होता है आसिफ के घर वालों के ऊपर, मगर पुलिस संयम से काम लेते हैं और फिलहाल के लिए आसिफ और उसके माता पिता को थाने से जाने देते हैं। पिछले 13 महीने से सूटकेस वाले केस को सॉल्व करने के लिए लगे हुए पुलिस वालों को फाइनली उनके सामने एक प्राइम सस्पेक्ट आ चुका था, इसलिए पुलिस अब नए जोश उम्मीद के साथ इस केस की जांच आगे बढ़ाते हैं। तस्वीर में दिख रही लड़की को सानिया के परिवार वाले तो पहचान लेते हैं, मगर पति पहचानने से इनकार कर देता है। इसलिए पुलिस अब डीएनए जांच के जरिए उस लड़की की पहचान करने की कोशिश करते हैं। अब पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आसिफ का भी डीएनए सैंपल लिया जाता है। अब आसिफ का डीएनए सैंपल और सूटकेस से मिली हुई लड़की की डेथ बॉडी का डीएनए सैंपल, अब दोनों डीएनए सैंपल का मिलन आसिफ की बेटी अमायरा से किया जाता है। जब इस जांच की रिपोर्ट सामने आती है तो हर कोई पूरी तरह से शॉक था। आसिफ और उस सूटकेस की डेड बॉडी का डीएनए आसिफ की बेटी अमायरा से मैच होती है। अब यह बात तो क्लियर हो जाती है कि सूटकेस से बरामद लड़की सानिया शेख ही थी। इस तरह से आसिफ और उसके परिवार वालों का पहला झूठ बेनकाब हो जाती है। डीएनए रिपोर्ट आते ही पुलिस वाले तुरंत आसिफ को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे पूछताछ का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले तो आसिफ किसी भी तरह से करके सानिया की मर्डर में शामिल होने से इनकार करते रहते हैं और सानिया के घर से बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाने वाली कहानी पर ही टिके रहता है। लेकिन जब सानिया द्वारा लिखी गई लेटर का एनालिसिस रिपोर्ट आती है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इस लेटर के अंदर हैंडराइटिंग सानिया की नहीं, बल्कि अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद मालूम पड़ा ये तो आसिफ का है। यानी कि अब ये बॉयफ्रेंड वाली कहानी आसिफ की ही खुद बनाई गई है और उसी ने ही यह फर्जी लेटर लिखकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। अब एक के बाद एक झूठ पकड़े जाने के बाद पुलिस वाले आसिफ के साथ थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू करते हैं। अब आखिरकार आसिफ की सारी चला कि पुलिस के सामने झूठी साबित होने लगती है और लास्ट में वो और रूह कंपा देने वाली सच्चाई हम लोगों के सामने लाता है। खुलासे के मुताबिक 21 जुलाई 2021 को सानिया की हत्या की गई थी। ये हत्या किसी और ने नहीं, उसी के पति आसिफ शेख ने की थी। किसी बात को लेकर आसिफ और उसकी पत्नी के बीच कहां सुनी होती है। काफी देर तक सानिया को पानी में डुबाए रखता है। सानिया जब बेहोश हो जाती है तब भी उसे चैन नहीं आता और अब वो सानिया का गला घोंटना शुरू करता है और तब तक गाला घोंटे रखता है जब तक सानिया की सांस नहीं रुक जाती। आसिफ के बयान के मुताबिक गाला घोंटने के बाद सानिया की मौत जरूर हो गई थी। फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद आसिफ का गुस्सा शांत नहीं होता है और वह भागकर दूसरे कमरे में जाता है। वहां से चाकू उठाकर लाता है और सानिया का गाला रेतना शुरू करता है। हालांकि इतने में ही आसिफ बेहोश हो जाता है। आसिफ के बेहोश होने के बाद आसिफ के पिता कमरे में दाखिल होते हैं और वो गला रेतकर सर को धड़ से अलग कर देते हैं। इधर आसिफ भी होश में आ जाता है। वह तुरंत दूसरे कमरे से एक ट्रिमर ले आता है और सानिया के लंबे बाल को सेव करना शुरू कर देता है ताकि उसका चेहरा किसी को भी पहचान में ना आए। आसिफ अपने प्लानिंग के इतनी परफेक्ट तरीके से अंजाम दे रहा था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सानिया के एक ओठ पर तिल था। आसिफ को लगता है कि अगर पुलिस को सानिया का सर मिला तो उसकी पहचान हो सकती है, इसलिए अब निशान मिटाने के लिए आसिफ एक चाकू की मदद से उसके होंठ से उस तिल को काटकर हटा देता है। अब तक सानिया की हत्या हो चुकी थी, अब बारी थी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की।
सबसे पहले आसिफ सानिया की सर को एक बेडशीट में लपेटता है और एक बड़े से प्लास्टिक में रख लेता है और फिर वह अपने भाई यासीन को लेकर उस सर को अपने साथ घर से निकल जाता है। यासीन बाइक चलाता है और आसिफ अपनी पत्नी की सर को लेकर पीछे बैठता है। फिर ये दोनों बाइक चलाते हुए मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चले आते हैं और एक सुनसान जगह पर झाड़ियों के बीच उस सर को फेंक कर वापस फ्लैट पर चले आते हैं। अब बारी थी पूरे शरीर को ठिकाने लगाने की। पूरे शरीर को बाइक पर ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आसिफ मदद लेता है अपने जीजा यूसुफ की। यूसुफ पेशे से एक कैब ड्राइवर था जो मुंब्रा में रहता था। आसिफ यूसुफ के पास कॉल करता है और उसे तुरंत कार लेकर आने के लिए बोलता है। आसिफ एक बड़े से सूटकेस में सानिया की धड़ को अपने पिता और भाई की मदद से रखता है। थोड़ी देर बाद जब यूसुफ कार लेकर आता है तो ये लोग बैंक को लेकर इस कार में बैठ जाते हैं और इसे बॉय गांव बीच पर लाकर फेंक देते हैं। 5 दिनों तक यह बैग ऐसे ही पड़ा रहता है। जब परिंदे और जानवर इस बैग पर मंडराने लगते हैं तब लोगों की नजर इस बैग के ऊपर जाती है और फिर पुलिस को इस बैग के बारे में बताया जाता है। आसिफ के किए गए खुलासे के मुताबिक उस बैग को फेंकने के बाद जब ये लोग घर आते हैं तो घर के अंदर की खून को बहुत ही अच्छे से सफाई करते हैं। खून वाले कपड़े को भी बहुत आसानी से गायब कर देते हैं। 21 जुलाई 2021 को भारत में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा था। इस रूह कंपा देने वाली वाकया को अंजाम देने के बाद आसिफ अपने पूरे परिवार के साथ बकरीद का त्योहार भी बहुत ही अच्छे से मनाता है और दूसरे रिलेटिव के यहाँ भी जाते हैं। ये लोग बहुत ही कुल बने रहते हैं, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस वाकया के वक्त आसिफ और सानिया की बेटी कहाँ थी। ये एक प्री प्लानिंग मर्डर थी, तो आसिफ पहले ही अपनी बेटी को यूसुफ जीजा के घर यानी कि अपनी बहन के घर छोड़ आया था। अब आसिफ ने हत्या की बात तो कबूल कर ली थी, लेकिन उसने शुरू में यह कह रहा था कि सानिया की बॉडी की हत्या से लेकर ठिकाने लगाने तक सब कुछ मैंने अकेले ही किया। आसिफ ऐसा अपने परिवार वालों को बचाने की नीयत से कह रहा था, मगर पुलिस वाले आसिफ की चालाकी को पकड़ लेते हैं। जब उससे कड़ाई से पूछताछ किया जाता है तो वह अपने बाकी के परिवार वालों के नाम बताता है जो इस केस से जुड़े हुए थे। पुलिस को हत्यारा तो मिल गया था, मगर हत्या का मोटिव अभी भी पता नहीं चला था। इसलिए पुलिस वाले आसिफ से इस हत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं तो आसिफ बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनाता है। दरअसल आसिफ की एक बहन थी जिसकी शादी कई साल बाद यूसुफ से हुई थी। शादी के कई साल गुजर जाने के बाद यूसुफ के घर कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है। दूसरी तरफ शादी के 2 साल के बाद ही आसिफ और सानिया के घर एक बच्ची का जन्म होता है। बेटी के जन्म के बाद परिवार उत्सव मनाते हैं, मगर एक समय पर आसिफ के घर वाले सानिया के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि वह अपनी नन्ही सी बच्ची को आशिक की बहन यानी कि वो अपनी ननद को दे दे। सानिया किसी भी हाल में अपनी बच्ची को अपनी ननद को देने से मना करती है। अब यहीं से लड़ाई झगड़े की सिलसिला शुरू होती है। एक तरफ ससुराल वाले सब सानिया के ऊपर अपनी बच्ची को देने का दबाव बना रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ आसिफ भी अपनी पत्नी को सताना शुरू कर देता है। एक वक्त तो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सानिया अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन में भी चली जाती है, मगर अब किसी भी तरह करके दोनों पक्ष के परिवार वाले सब सानिया को समझा बुझाकर इस मामले को शांत करा देते हैं। अब कुछ दिनों तक तो शांति रहती है, मगर फिर से सानिया के साथ वही दुर्व्यवहार शुरू हो जाती है और अब इस दुर्व्यवहार का अंत सानिया की मौत से होती है। पुलिस जांच के दौरान सानिया के रिश्तेदार वाले एक और दावा करते हैं कि आसिफ और उसके परिवार वाले सब सानिया को हमेशा पैसों के लिए भी प्रताड़ित करते थे। दरअसल सानिया के माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, मगर सानिया के नाम पर घर, जमीन और एक आम का बगीचा था। सानिया के माता पिता के नाम अच्छी खासी जमीन थी जो कि कर्नाटक में थी, जिसका इकलौता वारिस सानिया ही थी। जब शादी के बाद आसिफ के घर वालों को जब सानिया की प्रॉपर्टी के बारे में मालूम पड़ती है तो ये लोग दबाव बनाने लगते हैं कि तुम कर्नाटक के बेलगांव जाकर वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे लाकर हमें दोगे, मगर सानिया इसके लिए भी राजी नहीं होती है। इस वजह से भी ससुराल वाले सब सानिया को परेशान कर रहे थे। इस पूरे खुलासे के बाद आसिफ के माता पिता, भाई और जीजा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी को जेल भेज दिया जाता है। अब वैसे तो इस मामले पर कोर्ट अपना सजा सुनाएगी, अभी तक अंतिम फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। वैसे आप लोगों के मुताबिक इन दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ कमेंट शेयर जरूर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्राइम की ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी सुनाने के लिए
हमारे साथ जुड़े रहे। सो गाइस, मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।